हेलो फ्रेंड्स, तो हम यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। और 2024 में जिनको भी एग्ज़ाम देना है तो अब एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो कम से कम आप 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर जो है ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा। और मैं जो है इस पर करा भी दूंगी यूट्यूब पे, बुक है तो बुक से कर लीजिए और इससे भी आप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। 2016 का ये पेपर है, 50 क्वेश्चन 2016 के पार्ट 1 में हम देख चुके हैं और ये पार्ट 2 है। मैंने सोचा छोटा वीडियो रहेगा तो आप उसको पार्ट में डिवाइड करके भी देख लेंगे। एक बार में 2 घंटा हो सकता है ना देख पाएँ। तो ये यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन देखेंगे 51 से लेके 100 तक, जिसमें आप रिवीजन कर सकते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। इसमें हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं 51 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्य के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो आंसर हो जाएगा 14 दिन। कोई भी ऐसा विधेयक जो धन विधेयक है और यदि वो लोकसभा में पारित हो गया है और राज्यसभा उसे जो है अगर राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा, अगर वो 14 दिन तक उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेती है। वैसे भी यदि राज्यसभा उस पर कोई एक्शन लेती भी है तो उसको मानना या ना मानना किस पे डिपेंड करता है? लोकसभा पे डिपेंड करता है। इसलिए कहा जाता है लोकसभा अधिक शक्तिशाली सदन है, क्योंकि वो लोगों का सदन है, लोग डायरेक्ट चुनते हैं लोकसभा के सदस्यों को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। तो एक चीज़ तो जान लीजिए कि जो आर्टिकल 249 है वो राज्यसभा का विशेषाधिकार होता है कि वो क्या कर सकती है कि राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करके ऐसा प्रावधान कर सकती है कि राज्य सूची के विषय पे संसद कानून बनाएगी। तो ये 249 जो है उसका विशेषाधिकार है। लेकिन ऐसे कानून की अवधि क्या होगी? तो 1 वर्ष होगा। 1 वर्ष तक वो कानून क्या रहेगा? वो लागू रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था। तो देखिए सरकारिया आयोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1983 में ये आया था और 1987 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। और ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है कि केंद्र और राज्य के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए, इसी के लिए इसका गठन किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग क्या है, किस प्रकार की संस्था है, क्या ये विधिक है या और संवैधानिक है या संवैधानिक है। तो देखिए ये संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संवैधानिक संस्था उसको कहते हैं जिसका वर्णन संविधान में दिया गया है। तो आप जानते हैं कि जो राज्य वित्त आयोग है तो ये जो है ये आर्टिकल 243 आई में है। कई बार ये भी पूछा है कि राज्य वित्त आयोग, देखिए एक केंद्रीय वित्त आयोग होता है जो 280 में है, लेकिन ये राज्य वित्त आयोग कई बार पूछ देता है आर्टिकल वाइज। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? 243 तो अक्सर आपको याद रहता है आई का मतलब होता है इनकम, और इनकम का संबंध किससे होता है? पैसे से या वित्त से। तो राज्य वित्त आयोग किसमें है? 243 आई में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो इस आर्टिकल को रट लीजिए, याद कर लीजिए। जो आर्टिकल 253 है, अनुच्छेद 253 है, वो संसद को विशेषाधिकार देता है कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। किस मामले में? तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को लागू करने के लिए। तो आर्टिकल 253 क्या कहता है? आर्टिकल 253 कहता है कि जो संसद है वो अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों को लागू करने के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। यदि जो है एक नया राज्य का सृजन करना है तो वो विधेयक संसद द्वारा किस प्रकार से पारित होगा? तो वो संसद साधारण बहुमत से पारित कर सकती है। ये नहीं होगा 2/3 नहीं है ना। तो अगर कोई नया राज्य सृजित करना है तो संसद जो है साधारण बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर सकती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद अपना धारण करता है। तो जो हमारा महान्यायवादी होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है। देखिए अगला क्वेश्चन है किसी जाति या जनजाति को SC या ST यानी कोई जाति अनुसूचित जाति का है या अनुसूचित जनजाति का है घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी कौन है। यानी संविधान में किसको ये अधिकार दिया गया है कि वो किसी जाति या जनजाति को SC या ST घोषित कर सकता है। तो ऐसा कौन कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक और फैक्ट जान लीजिए कि ऐसा कैसे करते हैं। राष्ट्रपति किसी राज्य या संघीय क्षेत्र के संबंध में संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर उस संघीय क्षेत्र या राज्य की किसी जाति को SC या ST के रूप में घोषित कर सकते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आपको सुमेलित करना है, कुछ आर्टिकल दिया गया है और कुछ संस्थान है। तो आप जानते हैं, सबसे पहले आप देख लीजिए वित्त आयोग, जो आपको आता है पहले उसको मिलाइए। ये आर्टिकल किस में है, 280 में है, 280 में है। फिर आप देख लीजिए संघ लोक सेवा आयोग, तो ये आपका आर्टिकल 315 में होता है। फिर भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये आर्टिकल अनुच्छेद 148 में है। और रह गया आपका प्रशासनिक अधिकरण, तो ये अनुच्छेद 323 में जो है इसका वर्णन है। यहाँ पे आप देख लीजिए सुमेलित भी है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वित्त आयोग 280 में, प्रशासनिक अधिकरण 323 में, संघ लोक सेवा आयोग 315 में, नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। यानी भारत में निर्वाचन आयोग की चर्चा कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 324 जो है, 324 में भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है या उसके बारे में प्रावधान किया गया है, 324 से 329 तक। लेकिन कह रहा है कि निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, तो आपको मेनली 324 पे लगाना है। तो यहाँ पे आपने देखा सही आंसर क्या है, 324। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव में एससी यानी अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा। आप जानते हैं कि हर राज्य में क्या है, हर स्टेट में पंचायती राज में एससी और एसटी को क्या होता है, आरक्षण दिया गया है, वो भी कैसे, उनके जनसंख्या के अनुपात में। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई एससी जाति ही नहीं है, यानी कोई अनुसूचित जाति है ही नहीं, तो इसलिए उसे छूट प्राप्त है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के लिए अधिकृत है। तो देखिए, जो राज्य का विधानमंडल है वो क्या होता है, राज्य विधानमंडल कोई भी इस तरह का उपबंध जो पंचायत से संबंधित है वो करने के लिए प्राधिकृत होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो जो भाग 9 है, आप देख रहे हैं कि भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ए। नगर पालिका की बात करें तो वो भाग 9 में है, सॉरी, नगर पालिका जो है भाग 10 में है। देखिए, ज़्यादा ये भी होता है कई बार पढ़ते पढ़ते भाग 9 या 10 में दल बदल संबंधी प्रावधान है, तो भाग 9 में जो है नगर पालिका का प्रावधान है। आगे देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, किस लिए अपनाई गई थी, तो लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए इसको अपनाया गया था, लोकतांत्रिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, तो जो बलवंत राय मेहता हैं उनको भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार कहा जाता है। किसको, बलवंत राय मेहता को। और आप ये भी जानते हैं कि उनके द्वारा जो सिफारिशें की गई थी उसी को फाइनली जो है लागू किया गया है इंडिया में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। किन किन संस्थाओं को जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है, तो तीनों को ही सम्मिलित किया जाता है, वो नगर पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो या क्षेत्र पंचायत हो, ये तीनों को ही जिला योजना में शामिल किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत, तीनों संस्थाओं को उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो देखिए, जो सहकारी समितियां हैं उनकी अधिकतम संख्या होगी 21 और न्यूनतम संख्या होगी 9। अधिकतम कितनी होगी, 21 होगी और न्यूनतम संख्या 9 होगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा। केशवानंद जो भारतीय केस है, केशवानंद भारतीवाद 1973 में आया, 1973 में। इसमें भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे को जो है उसके बारे में बात की गई, उसके बारे में प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य क्या नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है इसका उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या नहीं है, तो उच्च उत्पाद किस्म के बीजों का वितरण, ये तो इसका उद्देश्य है ना। और हमसे पूछा है क्या नहीं है, सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन, ये भी है। साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, ये नहीं है, सही आंसर हो जाएगा सी। ये देख लेते हैं कि ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है ये शुरू कब हुआ था, 2007-8 में हुआ था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो वाई वी रेड्डी जो है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे।
अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ किया गया था। देखिए ये सवाल थोड़ा सा वो है, ट्रिकी है, देख लीजिए क्यों पूछा है इसके बारे में। इसको शुरू किया गया था स्वावलंबन योजना को 2010 में। कब शुरू किया गया? 2010 में। लेकिन 2016 में क्यों पूछा? क्योंकि इसका नाम 2015 में चेंज करके अटल बिहारी, कहाँ गया, इसको अटल पेंशन योजना, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे अटल पेंशन योजना कर दिया गया। जो स्वावलंबन योजना है जो कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है, इसका नाम 2015 में बदलकर अटल पेंशन योजना कर दिया गया और इसीलिए 2016 में इसके बारे में पूछ लिया गया। पहला क्वेश्चन है 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग क्या नहीं है। भारत निर्माण योजना है ना, ये 2005 और 6 में 5-6 में प्रारंभ किया गया। अब इसका क्या नहीं है, तो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। आवास की बात ये करेंगे, ठीक है, और इसमें स्वच्छता है, पेयजल है, सड़क है। तो आप देख रहे हैं आवास मिलना चाहिए, ठीक है, पेयजल भी मिलना चाहिए, सड़क भी मिलना चाहिए। स्वच्छता जो है इसमें नहीं है। आप देख रहे हैं स्वच्छ भारत का जो कॉन्सेप्ट है ये 2014 में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के रूप में आते हैं चुन के, तो वो शुरू करते हैं। तो ये स्वच्छता इसमें नहीं है। कह रहा है कौन सा भारत निर्माण योजना का पार्ट नहीं है, तो बी सही आंसर हो जाएगा। स्वच्छता नहीं है, बाकी आवास, पेयजल और सड़क तीनों है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि क्या है। तो 2015 से 22 थी और वर्तमान में इसको और भी एक्सटेंड कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा, पूछ देगा शुरू कब किया गया था। तो 15 में शुरू हुआ था, 15 से 22 इनका पहला टारगेट था, फिर इसको और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। 2 करोड़ आवास बनाना था, अब इनको जो है इनको और भी बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो कर्नाटका है वो देश के कुल कॉफ़ी का 70% से भी ज़्यादा अकेले ही उत्पन्न करता है। कौन? कर्नाटका। क्या उत्पादित करता है? कॉफ़ी, 70% से भी ज़्यादा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है। यानी आपको इस शब्द पे ध्यान देना है, शब्द पे ध्यान देना है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? समावेशी विकास। तो इसमें क्या शामिल नहीं है? देखिए इसमें सीमांत कृषक हैं, भूमिहीन कृषि श्रमिक हैं, ठीक है, और SC ST जातियां हैं, अर्ध शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य क्या नहीं है? गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, बिल्कुल है, ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। देखिएगा, कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, ये तो सही है। पूछ रहा है क्या उद्देश्य नहीं है, वित्तीय समावेशन का उद्देश्य क्या नहीं है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार करना। तो सी नहीं है। देखिए हम क्या करते हैं, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ेंगे नहीं बल्कि उसको और विकेंद्रित करेंगे ताकि बैंकिंग की जो सुविधाएं हैं वो जन जन तक पहुँचे, वो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो निचले तबके का हो, वंचित वर्ग का हो, वहाँ तक पहुँचे। तो हम वित्तीय समावेशन के लिए क्या करेंगे, जैसे मोदी जी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है चलाया, बहुत सारे स्कीम ला रहे हैं ताकि क्या हो, वित्तीय समावेशन हो और प्रत्येक वर्ग का क्या हो, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आए, ठीक है। तो इसके लिए बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ेंगे नहीं बल्कि उसका क्या करेंगे, और विस्तार करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था, तो देखिए शब्द पे नहीं जाएंगे। घाटे की वित्तीय व्यवस्था की एक ऐसा बजट बना है जिसमें खर्चा क्या है, आय से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि मुद्रा की आपूर्ति में बढ़ोतरी की जाती है। क्या किया जाता है? मुद्रा की आपूर्ति में बढ़ोतरी की जाती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी। तो केलकर समिति ने, याद कर लीजिएगा, आयकर में जो छूट दी जाती है उसको समाप्त करने की सिफारिश केलकर समिति के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। तो देखिए पायरोमीटर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जो उच्च तापमान होता है, बहुत हाईएस्ट तापमान को मापता है। तो ये जो सूर्य का किरण है उसके ताप को मापता है, विकिरण तापमापी है ये। कई बार ये भी पूछ लेता है कि ये जो है किस तरह के ताप को मापेगा, तो जो हाईएस्ट ताप होता है उसको ये मापता है। ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा गया है। डायनेमो क्या है? तो डायनेमो एक युक्ति है जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है। वायु की गति नापी जाती है एनीमोमीटर। आप चारों ही याद कर लेंगे। वायु की गति किससे मापेंगे? एनीमोमीटर से, ठीक है। बैरोमीटर से क्या नापते हैं? वायु दाब। हाइड्रोमीटर से हवा के घनत्व को मापते हैं।
प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। जो प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं वो कैसे सेल होते हैं? तो वो सौर सेल होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो देखिए, गतिज ऊर्जा जो होती है, यानी जो फैन एक होता है ना, पंखा, वो चलता है, उससे बिजली का निर्माण होता है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा गति करता है ना, वो पंखा रुका हुआ तो होता नहीं है, ना ही उसका सूर्य से वो है, वो पवन ऊर्जा होता है, पवन ऊर्जा की बात हो रही है। तो ये किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में वहाँ पे परिवर्तित हो रही है? तो गतिज ऊर्जा है जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। अगला क्वेश्चन है, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी मान किसको माना जाता है? तो 25 सेंटीमीटर को माना जाता है कि 25 सेंटीमीटर की चीज़ें जो है एक स्वस्थ आंख बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से देख सकता है। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस लिए? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है, रिवाइज क्वेश्चन है। तो ये जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित कौन सी गैस ईंधन के रूप में उपयोग आती है? तो देखिए, मीथेन जो गैस है ना, इसका ईंधन के रूप में बहुत ही उपयोग होता है, बहुत फ्रिक्वेंटली इसका उपयोग होता है, कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये जो भारी पानी है, हैवी वाटर है, वो प्रशीतक हो या विमंदक हो, ये इस तरह से प्रयुक्त होता है, किसका? भारी जल का या भारी पानी का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो देखिए, ओजोन हो गया, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरेमीन, ये सारे का ही प्रयोग होता है किस लिए? जल को जीवाणु मुक्त रखने के लिए, जीवाणु मुक्त बनाने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण है? तो देखिए, बहुत ही आसान है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण जो है कैप्सेइसिन होता है, ठीक है। टमाटर का लाइकोपिन होता है, उसका रंग लाल होता है। और यहाँ पे आप देखते हैं कि कैरोटीन होता है, उसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध पीला होता है ना। और एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है? प्याज जो होता है, एंथोसाइनिन किस में होगा? प्याज का रंग लाल या गुलाबी होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो सैकरोमाइसीज सेरेविसी, नाम ही याद कर लें इसका, सैकरोमाइसीज सेरेविसी को एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में प्रयोग में लाया जाता है, ये एक प्रकार का खमीर है। फिर पूछ रहा है, कैफीन क्षारक, या केवल पूछते कैफीन किस में उपस्थित रहता है? तो चाय और कॉफ़ी दोनों में ही क्या होता है? कैफीन उपस्थित होता है। आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आसान है, और कुछ क्वेश्चन अगर आपको आसान नहीं लग रहा है तो उसको रिवीजन करके याद कर लीजिए। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो क्या है? तो नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। डायरेक्ट नाइट्रोजन के रूप में नहीं प्राप्त करते, बल्कि नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? तो रक्त कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का जो है वो प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों में से किस में सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं? तो देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पूछा है, उनको पूछना चाहिए किस में उपस्थित नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए, चाहे वो दूध हो या सोयाबीन हो या वो अंडा हो या मांस मछली हो, तो दूध, सोयाबीन, अंडा, मांस, मछली, इन सब में जो है प्रोटीन के सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल जो है क्या होते हैं? पाए जाते हैं। चावल में नहीं पाया जाता है। तो पूछता किस में नहीं पाया जाता है, तो सही आंसर हो जाता है ए, क्योंकि बाकी 3 में पाए जाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन के टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ देख लीजिए, सोयाबीन, दूध, अंडा, मछली, मांस में पाए जाने वाला प्रोटीन सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल से युक्त होता है। आयोग ने इसे अपने संशोधित उत्तर पत्रक में प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और यही कारण है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से के कारण दम घुटने से व्यक्ति की मौत हो जाती है ना। तो ये क्योंकि ये ऑक्सीजन से भी ज़्यादा तेज़ी से क्या होता है? रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, जिसके कारण व्यक्ति की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल करता है, सही है। यह लौह युक्त यौगिक है, बिल्कुल है, तभी तो ये रेड कलर का भी होता है, इसी कारण खून का रंग लाल होता है। फिर कह रहा है कि यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा भी प्रदान करता है, बिल्कुल करता है, और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो उपरोक्त क्या है? चारों ही कथन हीमोग्लोबिन के बारे में सही हैं। अगला क्वेश्चन जो कई बार पूछा भी है, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि जो कुनैन है, वो उसका निष्कर्षण कहाँ से किया जाता है? तो सिनकोना की छाल से किया जाता है ना। सिनकोना प्रॉपर याद रखिएगा, देखिए कन्फ्यूजन सिनेमन वगैरह नहीं है, सिनकोना की छाल से मलेरिया की जो है वो दवा बनती है। अगला क्वेश्चन है, जीन के भीतर अनुक्रमण
अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उत्परिवर्तन कहलाता है। ये भी पूछा है कई बार, पढ़ ले तो अच्छा है। अगला कह रहा है कि विटामिन ई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? तो गेहूं के अंकुर का जो तेल है वो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हैं, गेहूं अंकुर का तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है। इसके अतिरिक्त बादाम, मूंगफली और विभिन्न वनस्पति तेल भी क्या है? विटामिन ई के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव सदिश लघुत्तम कपि कौन सा है? तो ये गिब्बन है। मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? हमारा जो ब्रेन है वो किसके लिए जिम्मेदार है? सोचने के लिए। सही बात है। हृदय गति भी नियंत्रित करता है, शरीर को संतुलित करता है। उपरोक्त सभी के लिए क्या है? मस्तिष्क हमारा जिम्मेदार होता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपको 100 क्वेश्चन देखने वाले थे, कोई नहीं, पर इस पेज में है तो हम इसको कर लेते हैं। कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, थायमिन की कमी होगी तो बेरी रोग होगा। स्कार्बिक अम्ल है, ये विटामिन सी में आता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए, देखिए वर्णांधता जो होती है ना, ये जेनेटिक होती है, जन्मजात होती है ना, कि विटामिन ए की कमी से होती है। तो कह रहे हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये सी सही नहीं है। ऐसा नहीं कि आप सोचिए हाँ ठीक है विटामिन ए आँखों से संबंधित है तो वर्णांधता जो है वो क्या होती है? जन्मजात होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, ना कि विटामिन ए की कमी से। तो सही आंसर आपका इसमें सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण रूप से बढ़ोतरी होती है। तो देखिए, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें क्या होती है? जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उसमें असाधारण रूप से वृद्धि हो जाती है। तो आप तीसरे पार्ट में बाकी के क्वेश्चन देखेंगे। 150 क्वेश्चन होते हैं जीएस के फर्स्ट पेपर में। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए, आप बाहर हैं या पेपर देने कहीं गए थे, पेपर में समय है ना, तो पीडीएफ चाहिए तो आप लिखेंगे कमेंट में, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दूंगी। मेरा टेलीग्राम है ऊषा स्टडी पॉइंट, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।